हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रगतिशील कोचिंग सेंटर में। मैं चंदन कुमार आज आप सभी को सिखाने जा रहा हूँ दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का हल, जो कि उदाहरण सहित बताएंगे। तो पहले जानते हैं कि चर संख्या क्या होता है और अचर संख्या क्या होता है। तो चर संख्या उसे कहते हैं जिसका मान बार बार बदलते रहता है, वैसी संख्याएँ चर संख्या कहलाती है। जैसे कि एक्स, वाई, जेड, यानी कि ए बी सी डी की जो संख्या होती है ये क्या कहलाते हैं? चर संख्या। और गिनती की संख्या जैसे 1, 2, 3, वैसी संख्या अचर संख्या कहलाते हैं, जिनका मान स्थिर रहता है, बार बार नहीं बदलता है। ठीक है। अब देखिए, रेखिक समीकरण जो बनता है दो चर संख्या से बनता है। मान लीजिए कि पहला चर संख्या एक्स है, दूसरा चर संख्या वाई है। अब इसको हमको बनाना है ये रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण क्या, एक बार हम एक एक्स प्लस वाई कर देते हैं और इसी को यदि बराबर 0 कर देंगे तो ये समीकरण रूप में बन के रेडी हो जाएगा, एक समीकरण एक हो जाएगा। और यदि हम इसको एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 के रूप में करते हैं तो ये समीकरण ये 2 बन जाएगा, है ना। ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब होता है क्या कि यहाँ पे जो चर संख्या दिया हुआ है इसमें अचर संख्या का गुना ही रहता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे एक्स है तो इसमें 2 का गुना होगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे मान के चलिए y है तो यहाँ 3 से गुना होगा तो 3y हो जाएगा। और 0 के जगह पर कोई अंक रहता है अचर संख्या, जैसे कि 8 रह गया, है ना, या 10 रह गया, या 5, कुछ भी संख्या रहे तो ये ऐसे बैठ जाता है। तो ये क्या बन जाता है? ये रेखिक समीकरण बन जाता है। इसका देखिए व्यापक रूप क्या होता है रेखिक समीकरण का। जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि ए हो गया आपका चर संख्या का गुणज और बी भी हो गया चर संख्या का गुणज और सी है अचर संख्या। ठीक है। यानी कि जहाँ जहाँ ए बी सी अचर संख्या क्या है? अचर संख्या है, क्योंकि ये कोई अंक ही गुना हो रहा है। जैसे बोले ना कि एक्स यानी चर संख्या के गुणज में कोई अंक होता है अचर संख्या, तो ए अचर संख्या है, बी अचर संख्या है, गुणज हुआ होगा, सी भी क्या होता है? अचर संख्या होता है। और जैसे कि यहाँ जान लीजिए कि ए और बी का मान शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यदि शून्य होगा तो वह रेखिक समीकरण नहीं बनेगा, है ना। इसी तरह देखिए इसका व्यापक रूप को हम दो समीकरण को लेकर के मानते हैं। जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर दूसरा लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी दो संख्याओं अचर संख्या लेकर के बनाए तो दो समीकरण बन गया। यानी कि यहाँ पे दो समीकरण बन गया, तो यही दो समीकरण मिल के युग्म बन जाता है। यानी कि रेखिक समीकरण का क्या बन जाता है? रेखिक समीकरण का युग्म बन जाता है, समीकरण का युग्म। तो क्लियर पता चल गया हो कि युग्म किसको कहते हैं? रेखिक समीकरण, दो रेखिक समीकरण मिलके क्या बन जाएगा? रेखिक समीकरण का युग्म बन जाएगा, है ना। अब इसको देखिए, अब हम पहचानेंगे कि ये रेखिक समीकरण को जब हल करते हैं तो इनमें कितनी रेखाएं होती हैं, कितनी रेखाएं। तो रेखाएं देखिए 3 प्रकार के होता है। एक प्रतिच्छेदी रेखा होता है, एक संपाती रेखा होता है, एक समांतर रेखा होती है। तो पर जानेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा किसको कहते हैं, संपाती रेखा किसको कहते हैं और समांतर रेखाएं किसको कहते हैं। तो पहले देखिए हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा देखिए, जब एक रेखा दूसरे रेखा को कहीं एक जगह काट रहा हो तो वैसी रेखाएं क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा। उसके बाद
होता क्या है, संपाती रेखा। संपाती रेखा किसको कहते हैं, वैसी रेखा है जो ये रेखा है, ठीक है, और उसी के ऊपर एक और रेखा चले, जैसे कि एक रेखा और है इसके ऊपर, यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा रहे तो उस रेखा को कहते हैं हम संपाती रेखा, ठीक है। तीसरा में है आपका समांतर रेखा। क्या चीज़, समांतर रेखा। समांतर रेखा में क्या होता है कि जैसे ये रेखा है, ठीक है, इसी के समांतर एक और रेखा, यानी कि ये दोनों के बीच सेम दूरी हो और अनंत तक चलते चले जाए, तो वैसे रेखाएं क्या कहलाते हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखा कहलाता है, समांतर रेखा कहलाता है। अब देखिए इससे क्या होता है, समीकरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए पहचानने बोलेगा एग्जाम में कि बताएं ये कौन सा, ये समीकरण कौन सी रेखाएं को दर्शाता है। तो देखिए मान के चलिए जब आपका ये समीकरण दिया हुआ है, चलिए व्यापक रूप ही लेके बताते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। जब मान के चलिए इस समीकरण a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के रूप में आए तो वह प्रतिच्छेदी रेखा वाला समीकरण होता है। अब देखिए समीकरण इसको मान के बताते हैं, जैसे 2x, ठीक है, प्लस 3y, यही समीकरण को उतार दे रहे हैं, 3y बराबर 8, या यहाँ क्या है, यहाँ c1 है तो इसके प्लस में ही देते हैं, ठीक है, प्लस में 8 इक्वल टू 0 करते हैं। उसके बाद कुछ भी अपना मन से समीकरण ले रहे हैं, 3x माइनस 7y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए a1 का मान क्या हो गया 2 और a2 का मान कितना हो गया 3, बराबर b1 का मान कितना हो गया 3 और यहाँ भी b2 का मान कितना हो गया -7। देखिए तो ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो बराबर नहीं है, तो इस तरह से जब करके देखेंगे बराबर नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा वाला समीकरण है, ठीक है। इसी तरह संपाती के लिए लेते हैं, ठीक है। संपाती के लिए देखिए इसका समीकरण लेते हैं, 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और यहाँ लेते हैं 4x प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है कि सभी बराबर होगा, समान अनुपात में होगा। जैसे देखिए इसको करेंगे a1 जैसे 2 हो गया, इसका a2 हो गया 4 और बराबर b1 का हो गया 4 और b2 का हो गया 8 बराबर c1 का हो गया 8 और c2 का हो गया 16। अब कटा के देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि क्या आ गया 1/2 बराबर है, यहाँ भी 1/2 बराबर है, यहाँ भी 1/2 बराबर है। कहने का मतलब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि दोनों इसमें, दोनों नहीं तीनों इसमें बराबर है। तो वैसे समीकरण जब इसका तीनों गुणज जब समान अनुपात में आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वैसे समीकरण कहलाता है संपाती रेखा वाले समीकरण, संपाती रेखा वाले समीकरण, ठीक है, संपाती रेखा वाला समीकरण। अब इसी तरह से देखिए बताते हैं हम कि समांतर में क्या होता है। समांतर में होता क्या है, इसमें समांतर में 2 बराबर होता है और तीसरा बराबर नहीं होता है। जैसे कि मान के चलिए इसका समीकरण हम ले रहे हैं,
इसका समीकरण है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए a1 के जगह पर क्या हो जाएगा, a1 के जगह पर हो गया कितना, नहीं कुछ गुना जाए तो 1 हो जाएगा, है ना। और a2 के जगह पर क्या हो जाएगा 2 बराबर है इस b1 के जगह पर हो गया 2 और b2 यहाँ पर हो गया 4। या फिर बराबर चिन्ह देंगे, यहाँ हो गया c1 के जगह पर -4 और c2 यहाँ पर -12। अब यहाँ कटा देंगे, 2 दूनी 4, माइनस माइनस कर जाएगा, 4 तिया 12। तो यहाँ देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3 लिखेंगे। लेकिन देखिए ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, यहाँ कट का चिन्ह लगाते इससे क्या पता चलता है कि ये बराबर नहीं है इसका। यानी कि कहने का मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 का। अगर इस रूप में आपका है तो आप समझिएगा कि ये मेरा समांतर रेखा वाला समीकरण है। ठीक है, समांतर रेखा वाला समीकरण है, समांतर रेखा वाला समीकरण है। अब देखिए प्रश्न एक दो हल करके बताते हैं और पहचानते हैं कि ये कौन सा समांतर रेखा वाला समीकरण है, या प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा वाला समीकरण है, या समपाती वाला है। ठीक है, उसके साथ ये भी पूछता है आपका कि मतलब संगत है, असंगत है, कितने हल हैं, है ना, और कौन सा हल वाला है। तो ये एक बार डिटेल से जान लीजिए कि जब प्रतिच्छेदी वाला रहेगा, जैसे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अगर इस रूप में आए तो इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज़, प्रतिच्छेदी रेखा वाला समीकरण। साथ में इसको कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल, केवल एक हल होता है इसका। ठीक है, एक हल, केवल एक हल होता है। इसको जिसका हल होता है इसको संगत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, संगत कहते हैं। ठीक है, और दूसरा में फिर जान लीजिए इसको संपाती को। संपाती में क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सॉरी c1/c2। इसमें क्या होता है, ये संपाती क्या है, ये संपाती रेखा वाला समीकरण है जिसका कि अनेक हल होता है। क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। कितने हल हुए, अनेक हल है। ठीक है, जिसको कि कहते हैं संगत। क्या कहते हैं, संगत। पूछेगा कि बताइए समीकरण संगत है और असंगत है, तो इस तरह करके हल करके देख लीजिएगा। यदि इस तरह के रूप में भी आए तो समझ लीजिएगा कि संगत है, क्योंकि इसका जिसका एक हल हो रहा है या अनेक हल हो रहा है वो क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या है, जब आपका आए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो वो कहलाता है समांतर रेखा। कोई हल नहीं, इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है इसका, जिसको कि असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं, असंगत। ठीक है, असंगत कहते हैं इसको। अब देखिए प्रश्न हम आपको बताते हैं और आपको बताना है कि ये संगत होगा कि असंगत होगा, और प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा या संपाती होगा। तो देखिए प्रश्न आपका देखिए 1 नंबर हम बता रहे हैं। देखिए 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है,
अब इसको देख के बताइए कि समपाती है या प्रतिच्छेदी है या समांतर है। तो यहाँ देखिए पहले ही देखने से पता चल जा रहा है कि A1 का मान है 5, इसका A2 का मान है 7, बराबर इसका है B1 का मान -4 और इसका B2 का मान है 6। उसके बाद बराबर C1 का मान है 8, इसका है C2 का मान -9। अब यहाँ कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब 5/7 बराबर -2/3 बराबर 8/-9। तो यहाँ देखिए तीनों बराबर नहीं है, कहने का मतलब इसमें एक ही खंड लिखते हैं। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो ये कैसी है, ये प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा वाला समीकरण है। ठीक है, इसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका 9x + 3y + 12 = 0। दूसरा समीकरण है 18x + 6y + 24 = 0। अब यहाँ देखिए देखने को पता चल रहा है कि क्या होगा। A1 का मान है इसका 9, इसका A2 का मान है 18 बराबर B1 का मान है 3 और B2 का मान है 6, C1 का मान है 12, C2 का मान है 24। क्या है 24, कटा दीजिए, प्लस में ही था। 9 दूनी 18, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 12 कम 12, 12 दूनी 24। 1/2 बराबर इसका भी 1/2 बराबर इसका भी 1/2 है ना। तो यहाँ पता चला तीनों बराबर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब तीनों बराबर होता है तो क्या कहलाता है, संपाती रेखा। तो संपाती रेखा वाला है जिसका कि अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, संगत भी होते हैं। और ये इसका क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा है, केवल एक हल होता है जो कि संगत होता है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न भी देख ही लीजिए। 6x - 3y + 10 = 0। 2x - y + 9 = 0। अब देखिए लिखते हैं इसको भी कैसा है ये। तो A1 की जगह पर क्या है 6 है, और A2 की जगह पर यहाँ 2 है, बराबर B1 की जगह पर -3 है, और यहाँ B2 की जगह पर ने कुछ गुना है तो एक छिपा हुआ रहता है तो -1 बैठा देंगे, बराबर C1 का मान 10 और C2 का मान 9, C2 का मान 9। ठीक है, अब कटा दीजिए, कट जाता है, हाँ कट जाता है, यानी 2 कम 3 दूनी द्वितीय 6, और माइनस माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, C2 बचेगा ये यहाँ पे 3/1। तो यहाँ बचा पहले 3/1, यहाँ भी 3/1 और यहाँ 10/9। तो देखिए ये दोनों क्या बराबर है। ठीक है, और ये बराबर नहीं है, तो कहने का मतलब ये बता रहा है कि A1/A2 बराबर है B1/B2। क्या जी, B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तो ये क्या हो गया, समांतर रेखा हो गया, असंगत हो गया, और परिमित रूप से कोई हल नहीं है इसका, कोई हल नहीं है। ठीक है, इसका कोई हल नहीं है, और असंगत होता है ये, और समांतर रेखा वाला इस रूप में आया, समांतर रेखा वाला हो गया, कोई हल नहीं होता, और संगत होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह समझ गए होंगे आप। अब देखिए, अब हम आप लोगों को बता रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के बीज गणितीय विधि के द्वारा। ठीक है, जिसको 3 टाइप से हल करते हैं। कितने टाइप से हल करते हैं, इसको 3 टाइप से हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए बताते हैं कि 3 टाइप से कैसे हल करते हैं। अब देखिए, रैखिक समीकरण को हल करने के लिए बीजगणित विधि के द्वारा
हम 3 टाइप से हल करने के लिए बताएंगे। जो कि पहला तरीका है आपका प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। दूसरा है आपका विलोपन विधि, और तीसरा है आपका वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए बताएंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिए। देखिए, तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करेंगे। पहला समीकरण आपका है x + y = 14, ठीक है, और x - y = 4, ठीक है। ये समीकरण आपका है। अगर देखिए यहाँ पे x + y और +14 दिया हो रहा था, तो बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यदि माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस रूप में दिया हुआ रहता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान चलिए x + y + 14 या = 0 दे देगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 14 है तो बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये क्योंकि प्लस में था। यदि माइनस में रहता तो बराबर के इधर आता क्या होता, प्लस में हो जाता है। तो कभी इस तरह करके देता है, चाहे कभी आपका इस तरह का समीकरण बना के देता है। तो आप अपने हिसाब से बराबर के इधर उधर कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले देखिए, इसमें जो प्रश्न है ऐसे है, x + y = 14, समीकरण 1 हो गया ही, और दूसरा क्या हो गया ही, x - y = 4, समीकरण ये 2 हो गया, ठीक है। अब जब प्रतिस्थापन विधि जब बता रहे हैं हम, देखिए इसमें पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से पहले उतार लेंगे यहाँ पे x + y = 14, ठीक है। अब समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है, समीकरण ये 2 है। अब x बराबर जब करेंगे तो y प्लस में है तो बराबर ये 14 की ओर चल जाएगा, तो 14 - y हो जाएगा, क्योंकि y क्या चीज़ में था, प्लस में था। अब ये बन गया समीकरण, ये 3 बन गया। समीकरण 1 ये था, ये 2 था, ये 3 बन गया। अब समीकरण जब 3 बन गया तो उसका मान जो है हमको समीकरण 2 में बैठाना है। समीकरण 1 को तोड़ के हम 3 बनाए, तो हमको इसका मान बैठाना है समीकरण 2 में। जिसको तोड़ के समीकरण 3 बनाएंगे उसमें नहीं बैठाना है, हमको 2 में बैठाना है। जैसे समीकरण 1 को तोड़ के क्या बनाए, 3 बनाए, ठीक है। तो अब लिखना है यहाँ समीकरण 3 का मान x = 14 - y को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 पहले उतार लीजिए, x - y = 4 है, और यहाँ देखिए x का मान क्या आया है, 14 - y थी, यहाँ x की जगह क्या बैठा दीजिएगा समीकरण 2 में, यहाँ बैठा दीजिए x का मान है 14 - y, और ये y ये वाला लिखाया बराबर 4, यानी x का मान 14 - y ये दिया हुआ यहाँ पे है, तो ये बैठा दिए यहाँ पे। अब माइनस में y दिया हुआ, तो हम माइनस में y बैठा दिए, और बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे ये चर संख्या, ये भी चर संख्या, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा 2y बराबर ये 4 इधर है, और 14 देखिए प्लस में, तो बराबर के इधर जाएगा क्या होगा, ये माइनस में। तो -2y बराबर माइनस क्या होगा, 10 होगा। यानी कि 4 में से 14 घटा, यानी कि सिंपल में घटा दीजिए 14 में से 4 को, तो बचेगा 10। और घटने वाला संख्या बड़ा में है, ठीक है, तो माइनस में है बड़ा संख्या, तो घटा देने लीजिए ना, क्या चीज़ कर देते हैं माइनस का। अब घटा दीजिए, देखिए y बराबर -10 बटा -2। अब माइनस माइनस कट जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, यानी कि y का मान क्या आया है, 5 आ गया, ठीक है। y का मान क्या है, 5 आ गया। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 या 2 किसी में बैठा सकते हैं, 2 में y बराबर 5 रखने पर, ठीक है। अब जी एक मान निकल गया y का मान, ठीक है। तो अब क्या करें, उसका मान को हम समीकरण 1 या 2 में किसी में भी बैठा सकते हैं। तो
तो यहाँ हम बैठा रहे हैं 2 में, समीकरण 2 में y बराबर 5 रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 देखिए है यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4। तो x माइनस वाई का मान क्या है 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे बराबर 4। अब x बराबर क्या हो जाएगा 4, माइनस में 5 है तो बराबर किधर जाएगा तो प्लस में। तो x बराबर क्या आया 9 आ गया, x बराबर 9 आ गया। तो इसका आंसर देखिए हम कर सकते हैं क्या आया है x बराबर 9, y बराबर 5। इसी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि द्वारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसमें x का मान क्या आया 9 और y का मान 5। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न बताते हैं हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। देखिए तो दूसरा प्रश्न है आपका 2x प्लस 3y बराबर 13, फिर 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि बता ही रहे हैं हम 1 से। ठीक है, समीकरण 1 को उतार दीजिए 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x को इधर रखना है, y को इधर भेज देना है। 13 y देखिए प्लस में है 3y, तो बराबर इधर जाएगा तो माइनस में 3y। अब x का मान पहले क्लियर कर लेना है, x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, इसका गुणज कहाँ बैठेगा इसके बटे में बैठ जाएगा 2। ये समीकरण क्या बन गया ये 3 बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें लिखेंगे समीकरण 3 का मान x बराबर 13 घटा 3y बटा 2 को समीकरण 2 में रखने पर, है ना, रखने पर या बैठाने पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप समीकरण 2 क्या है 4x प्लस 5y बराबर 23, ये आपका समीकरण है 2। इसमें रखिए जहाँ भी x है ये पूरा मान बैठेगा। तो 4, देखिए यहाँ गुना का चिन्ह नहीं देंगे क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 13 माइनस 3y है, तो ये 4 गुना चिन्ह देंगे, जैसे कि यहाँ ब्रैकेट के साथ लिखेंगे बटा 2। इससे क्या होगा कि ये 4 इससे भी गुना हुआ और इससे भी गुना हुआ, अरे सिर्फ यदि गुना चिन्ह देते हैं तो इससे क्या होता है 4 सिर्फ 13 से ही गुना कर सकते हैं। इसलिए जब 2 संख्या रहे, एक चर संख्या अचर संख्या, तो दोनों को बॉक्स बना के गुणज में लिखना है। ठीक है, तो 4 इंटू 13 माइनस 3y बटा 2, अब प्लस में 5y ये है ही बराबर 23। अब यहाँ देखिए कटता है तो कटा सकते हैं, 2 दूनी 4 कट गया, 13 दूनी 26, फिर 3 दूनी 6y प्लस में 5y बराबर 23। ठीक है, यदि नहीं करता तो क्या करते हैं, एक बार गुना करते इसमें, फिर एक बार इसमें गुना करते हैं, बटा में जो भी है इसको लिखे हुए रहते हैं और उसके भिन्न के जोड़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ कट गया तो हम कटा दिए हैं, 2 दूनी 4 कट गई, 2 से काटा 4 तो 2 आए यहाँ पे। अब 2 को गुना किए, 2 गुना 13 तो 26, 2 गुना 3 तो 6y, अब प्लस में 5y है ही और 23। अब देखिए यहाँ पे कि 6 माइनस 6y और प्लस 5y, तो घटा देंगे क्या y, लेकिन चिन्ह क्या चीज़ का माइनस में, क्योंकि घटने वाला संख्या क्या है बड़ा है, बराबर इधर 23 और घट जाएगा इधर जाके माइनस में 26, क्योंकि प्लस में 26 था तो बराबर किधर माइनस में होगा। तो माइनस y बराबर माइनस 3, 23 में से 26 घटा, यानी कि 26 में से 23 घटाएंगे क्या आएगा 3 आएगा, लेकिन घटने वाला संख्या बड़ा है इसलिए माइनस में चिन्ह, माइनस माइनस कट जाएगा। तो y का मान क्या है, y का मान आ गया आपका 3 आ गया, y का मान 3 आ गया। अब देखिए समीकरण 2 में
y बराबर 3 रखने पर तो x का मान निकल जाएगा, है ना। तो x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y, है ना। समीकरण 2 देखिए बराबर 23। तो 4x तो रहेगा ही यहाँ। अब 5 गुना 3 बराबर 23। तो 4x प्लस 5 दिया 15 बराबर 23। 4x बराबर देखिए 23 है। अब प्लस में देखिए इधर जा घटेगा ये, तो प्लस में बराबर इधर क्या होगा 15 माइनस में, ठीक है। तो 4x बराबर घट के हो जाएगा ये 8। 23 में से 15 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब करा दिए 4 दूनी 8, x का मान 2। यानी पता चल गया है कि इसका आंसर हो गया x का मान 2 और y का मान 3। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 का आंसर आ गया यहाँ पे, x का मान 2 y का मान 3। प्रश्न नंबर 2 का प्रतिस्थापन विधि रेखीय समीकरण को हल किए तो आया है x का मान 2 और y का मान 3। उम्मीद करते हैं कि यह प्रतिस्थापन विधि द्वारा रेखीय समीकरण को हल करना सीख गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम विलोपन विधि द्वारा रेखीय समीकरण को हल करना सिखाएंगे। धन्यवाद।